नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीएनएस पे डे नाइट स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएलएलबी कैसे करें। 2024 के अंदर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीएलएलबी कैसे करें, क्या है उसका सिलेबस, उसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर ऐसे थे जो एंट्रेंस तो क्वालिफाई कर लिए पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल न होने की वजह से उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, तो आज हम वो भी जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, कट ऑफ क्या रहने वाली है और फीस और उसकी सीट्स कितनी होती हैं। क्योंकि बीएलएलबी जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो ये एक स्पेशल कोर्स माना जाता है और एक प्रोफेशनल कोर्स भी है। तो इसके कुछ अलग ही टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, यानी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैंने बात करी ये इसके थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बाकी अदर कोर्सेज से ये थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग होती है। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज पता चल जाए कि जो भी बच्चे बीएलएलबी करना चाहते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में, उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल रहेगी। इसमें हर एक चीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि करके सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे जो बीएलएलबी का सिलेबस रहने वाला है ये कैसे आता है, उसमें हम ये देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि कैसे आप एलिजिबल माने जाते हो, क्या कंडीशंस रखी गई है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज है कि सिलेबस और पेपर पैटर्न क्या रहेगा उसका। तीसरी चीज आपकी क्या है यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रहेगी और फीस और सीट्स कितनी है। और यहाँ पे देखिए चौथा पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रिपेयर, और कैसे तैयार करना है आपको। यानी कि आपको एलिजिबिलिटी से लेकर तैयारी तक, या यूं कहें एलिजिबिलिटी से लेके फॉर्म से लेके एडमिशन तक डीएनएस आपके साथ रहने वाला है। वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, आपको हर एक चीज यहाँ पे पता चल जाएगी। और ये जो भी चीजें हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये सब कुछ उसके एडमिशन ब्रोशर से लिया गया है, यानी जो भी चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं ऑफिशियल आपको बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक एक करके आगे हम बढ़ते हैं और डिटेल में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए तो बीएलएलबी देखिए क्या होता है, ये एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, 5 ईयर का कोर्स होता है। यानी कि आप आफ्टर द 12th एग्जाम, आप 12th एग्जाम के बाद 12th बोर्ड देने के बाद आप बीएलएलबी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और ये क्या होता है, 5 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर आपको बीए और एलएलबी की डिग्री एक साथ मिलती है। अब बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन ये होगी कि सर 5 साल आपने बोला तो क्या 3 साल में हमें बीए की डिग्री मिल जाएगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ये जो डिग्री होगी ये 5 साल में ही मिलेगी। आपको जो पूरी ये डिग्री मिलेगी ना बीएलएलबी की, ये आपको 5 साल में ही मिलेगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको 3 साल में बीए की डिग्री मिल जाएगी। आपको पूरे यहाँ पे 5 साल देने होंगे, तब आपको एक कंप्लीट 10 सेमेस्टर का पूरा रिजल्ट आपको सेमेस्टर वाइज दिया जाएगा। ठीक है, हर साल सेमेस्टर होंगे और सेमेस्टर का रिजल्ट आपको मिलता रहेगा हर सेमेस्टर के बाद ही। आगे हम बात करें तो देखिए एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। अब ये एज क्राइटेरिया क्या है कि जो भी बच्चे 2024 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 22 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी अधिकतम आयु वर्ष 22 साल से आपकी ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे टाइम दिया गया है 1 जुलाई 2024। अब इसको निकालते कैसे हैं तो ये भी मैं चलिए आपको बता दे रहा हूं। आप क्या करिएगा, यहाँ पे 1 जुलाई को, जुलाई का महीना क्या होता है 7 होता है आई थिंक ना, और उसके बाद क्या होता है 2024। इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा जो भी होगी, मान लीजिए 13 दिसंबर 2000। ठीक है, तो आप यहाँ पे माइनस कर देना और माइनस करके आप अपना क्या करना निकाल के देख लेना। हालांकि ये रीजनिंग की क्लास नहीं है पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि आप अपनी एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको समझ में आया कि बीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता है और इसकी अधिकतम आयु 22 वर्ष से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आपने 12th या फिर कोई डिप्लोमा किया है, 10th के बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल माने जाते हो। परसेंटेज क्या होना चाहिए वहां पे, तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 45% न्यूनतम होना चाहिए। आगे हम बात करें तो देखिए यहाँ पे 42% दिया गया है और अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पे दिया गया है कितना, 40% दिया गया है। जनरल के लिए 45%, आपके 12th बोर्ड एग्जाम में 45% होने चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो 42%, अगर आप एससी एसटी हैं तो वहां पे आपको 40% लाना होगा। एक चीज यहाँ पे फिर से पढ़िए आप लोग
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश अनुसार इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित वेशभूषा का पालन करना होगा। यानी ये कंपलसरी कर दिया गया है, आपके एडमिशन लेने से पहले ही फॉर्म में ही ये बता दिया गया है कि अगर जो भी बच्चा बीएलएलबी करना चाहता है उसको प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना होगा। और वो ड्रेस कोड क्या होता है, तो वकीलों की वो जर्सी जो होती है, आपको ब्लैक प्रॉपर कोट, ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट के साथ टाई लगा के एकदम आप डे 1 से ही वकील वाले लुक में, जज वाले लुक में आना स्टार्ट करोगे कॉलेज के अंदर। तो वो बताया गया क्योंकि ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आई होगी कि बीए ये एलएलबी 5 ईयर कोर्स होता है, 22 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए और परसेंटेज 12 का 45, 42 और 40 से कम नहीं होना चाहिए। सिलेबस आगे हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 100 साल से पुरानी यूनिवर्सिटी है, पर इनका कोई भी ऑफिशियल सिलेबस एंट्रेंस एग्जाम का नहीं था। इनका जब मर्जी था, जो क्वेश्चन हुआ, जैसा पैटर्न हुआ, ये फॉलो करते थे। पर डीएनएस के प्रयास से और आप लोग सभी के प्रयास से 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में इनका सिलेबस आया था। पर सिलेबस में क्या आए थे, वो 4 वर्ड आ गए थे। वो 4 वर्ड कौन कौन से थे, जनरल नॉलेज, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस इन्होंने बोल दिया। अब ये 4 वर्ड में इन्होंने पूरा सिलेबस बता दिया। अब आप जरा सोचो कि इन्होंने क्या किया, सिर्फ 4 वर्ड दे दिया कि हाँ आप सिलेबस कह रहे हो, लीजिए सिलेबस, उस 4 वर्ड को इन्होंने डाल दिया। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या एक्चुअली सिलेबस इनका क्या रहा, ठीक है, ये किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे थे। तो उसका सबसे बड़ा आपके पास आइडिया लगाने का एक तरीका है, वो है पीवाईक्यू। अगर आप पीवाईक्यू देखोगे तो आपको वहां पे क्लियर पता चलेगा कि इन्होंने जो भी चीजें, इन्होंने 4 वर्ड जो दिया था उसमें क्वेश्चंस यहाँ इन्होंने कैसे कैसे पूछे थे। मैथ रीजनिंग दिया था, तो मैथ रीजनिंग बीए में भी दिया, वहां पे 2-3 क्वेश्चन आए। मैथ रीजनिंग बीएलएलबी में भी दिया था, वहां पे 35 से 40 क्वेश्चन पूछ दिए। तो देखिए पैटर्न आप समझ सकते हो कि इन्होंने दिया था, पर कितना क्वेश्चन ये पूछ लेंगे ये किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़नी होगी और डीएनएस पे इसकी तैयारी कराई जा रही है, उसके बारे में हम आगे अभी आपको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखें तो जनरल नॉलेज इन्होंने बोला था। अब जनरल नॉलेज का मतलब क्या होता है, जनरल नॉलेज में सारी चीजें आ जाती है, इसको समझ लो आप जनरल नॉलेज इक्वल टू लूसेंट। तो क्या आप सभी को लूसेंट पढ़ना पड़ेगा, नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड चीजें पढ़नी होंगी, ठीक है। जनरल नॉलेज में क्या क्या आ जाएगा, आपकी पॉलिटी आ जाएगी जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉ का पेपर है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाना कि लॉ का पेपर है तो जाहिर सी बात है पॉलिटी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत माइनर पूछेगा, ज्योग्राफी हो गया, बहुत कम पूछेगा, हिस्ट्री भी बहुत कम पूछेगा। यानी आपको बहुत बेसिक चीजें ही इसमें आपको करनी होंगी, बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक, क्योंकि अगर आप इन सबको पढ़ने जाओगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट सब जाएगा और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप गलत डायरेक्शन में अपनी मेहनत को करो। आपको ये सारे टॉपिक्स तो पढ़ने हैं लेकिन बहुत ही सिलेक्टिव। देखिए इसमें क्या करना है, बहुत ज्यादा सिलेक्टिव, ठीक है, लिमिटेड ही पढ़ना है। लिमिटेड यानी वेरी बेसिक, बहुत ही क्या करना है आपको, वेरी बेसिक सा टॉपिक को तैयार करके जाना है, ठीक है। पॉलिटी को अच्छे से करना होगा, पॉलिटी को अच्छे से करना होगा क्योंकि आप देखोगे लास्ट ईयर का पीवाईक्यू अगर आप देखोगे तो 40 क्वेश्चंस के आसपास आपको पॉलिटी से क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिला था। तो इसलिए आपको क्या करना है, पॉलिटी को अच्छे से करके जाना है। जनरल मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो यहां पे भी देखिए इसका अच्छा खासा वेटेज रहा था। यहां पे भी आपको 35 से 40 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। यानी अगर आप मान के चलो कि पॉलिटी और बहुत अच्छे से करा आपने और जनरल मैथ्स और रीजनिंग अगर आपने अच्छे से किया है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस के आसपास मिल गया, यहाँ पे 35 क्वेश्चन, यानी आपको 70-75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपने ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से किया तो आप वो क्वेश्चंस बना पाओगे एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो इसलिए चालाकी ये है, आपकी बुद्धिमत्ता ये है कि आप उन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ें जहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, बजाय उनके कि अगर आप ये पढ़ोगे तो 2-4 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे पर आपका टाइम बहुत ज्यादा जाएगा और वो गलती आप लोग मत करिएगा, ठीक है। बहुत सिलेक्टेड चीजें ही आपको पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। उसी चीज को हिंदी में भी दे दिया गया है, ठीक है, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, ठीक है। ये बहुत ही माइनर पढ़ना है। सबसे ज्यादा आपको क्या किस पे ध्यान देना है, तो पॉलिटी पे ध्यान देना है और आपको सामान्य गणित भी अच्छे से थोड़ा पढ़ना होगा।
रीजनिंग भी और करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ना होगा, और ये सारी चीजें हम लोग कराने वाले हैं। सामान्य गणित और रीजनिंग की बात करें, अशरफ सर आपको बहुत अच्छे से इसमें कराने वाले हैं। पॉलिटी मैं कराने वाला हूं, और ये भी सारे टीचर्स कराएंगे, पर आपको ये 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि अब पेपर पैटर्न कैसा होता है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर पैटर्न होता है, उसमें देखिए जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, 100 क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे कितने होंगे, 100 क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन टाइप क्या होता है, तो एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए, उसमें से आपके यानी कि प्रश्न भी रहेगा और उसके 4 उत्तर ऑप्शन में रहेंगे, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा और सही ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आगे हम बात करें टाइम ड्यूरेशन की बात करें, तो टाइम ड्यूरेशन आपको 2 घंटा मिलेगा, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग होता तो वहां पे आप नहीं कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन पे रिस्क ले सकते हो जहां पे 50-50 है। पर जहां पे माइनस मार्किंग है ही नहीं, आप कोशिश ये करें कि 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करके आए। आगे हम बात करें जो पेपर का मीडियम होता है, तो पेपर देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। ठीक है, पेपर हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चंस को समझने में। एक चीज और याद रखिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन में गलती समझ में आ रही है तो वहां पे इंग्लिश वाले को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा। यानी अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में दे दिया, हिंदी में कुछ और पूछ रहा है, इंग्लिश में कुछ और पूछ दिया, ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, तो आप प्रिफर ये करेगा कि इंग्लिश वाले का आंसर वहां पे मार्क कर दीजिएगा। हालांकि ऐसे एक आध क्वेश्चन हो सकते हैं, पर इस पे ध्यान नहीं देना उतना। ठीक है, आगे हम बात करें तो देखिए नंबर, जो टोटल नंबर होते हैं वो कितने मार्क्स होंगे, 400 नंबर के। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ तो कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि नो नेगेटिव मार्क्स है यहाँ पे। पेपर जो होता है वो ऑफलाइन मोड पे होता है, ओएमआर शीट पे आपको फिल करना होगा, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स से, तो मैंने आपको बता ही दिया। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत होता है तो उस पर कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा, यानी आपको अच्छा मौका है ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। आगे हम बात करते हैं, तो देखिए अब ये बहुत बेसिक लेवल का आएगा। क्या है, बहुत बेसिक लेवल का आएगा। जैसे क्या, ओशियंस कितने होते हैं, कॉन्टिनेंट कितने होते हैं, पेनिसुला किसको कहते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही माइनर करना है। ठीक है, जैसे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, इंडिया के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, सॉइल एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, सॉइल के बारे में कि ब्लैक सॉइल क्या होता है। ठीक है, ऐसे सॉइल के बारे में कि कहाँ पे कॉटन सबसे अच्छा होगा, राइस कहाँ पे अच्छा होगा, शुगर कहाँ पे अच्छा होगा। तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें यहाँ से करनी होंगी। मिनरल रिसोर्सेस, ठीक है, कहाँ से कोल सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऐसे कुछ जनरल कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज का ही पार्ट हो सकता है कि कोल इंडस्ट्री, कोल का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहाँ इंडिया पे होता है, ऐसी चीजें यहाँ पे पूछ सकता है। रिवर्स, लेक एंड वाटरफॉल, तो इसमें भी बहुत बेसिक चीजें, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ऐसी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं। इंडिया इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी बहुत चीजें पूछ सकता है। ट्राइब्स ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत जनजाति कहाँ पाई जाती है इसके बारे में। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी कुछ अगर नया आ रहा है तो उसके बारे में। नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, बायोस्फीयर कहाँ कहाँ है, बहुत थोड़े थोड़े। और क्लाइमेट, यानी इसमें से बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी है आपको, पूरी ज्योग्राफी लेके नहीं बैठ जानी है आपको। वो सारी चीजें बहुत ही फिल्टर करने की बात पढ़नी होगी, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, या फिर पीवाईक्यू के जो अगर ऑप्शन है उससे रिलेटेड कोई चीजें हैं तो वो आपको ज्योग्राफी के अंदर पढ़ना होगा। बाकी आपको बहुत सारी चीजें, ये जो भी दिया गया है इसमें से आपको बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में इस चीजों को पढ़ना होगा, बहुत जो इसके मेन पॉइंट हो गए वही पढ़ना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट हम, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी देखिए, इसमें भी आपको बहुत कम चीजें पढ़ना होगा। जैसे यूनिवर्स के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है, सोलर सिस्टम में कितने आपके प्लैनेट्स होते हैं इसके बारे में। ठीक है, साइड बोर्ड आपको क्या होता है, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, वाटर बॉडीज, ठीक है, ओशियंस जल समझ सकते हो आप। ठीक है, एटमॉस्फेयर आपको पढ़ना होगा, वर्ल्ड ओशन, रिवर, लेक्स और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये भी क्या करना, बहुत ही बेसिक एंड
बहुत ही बेसिक और बहुत ही थोड़ा ही पढ़ना होगा, क्योंकि इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको। हिस्ट्री में देखिए आपको थोड़ा सा एंशिएंट पे ध्यान देना होगा, ठीक है, हड़प्पा हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, इससे थोड़ी बहुत चीजें क्वेश्चंस पूछते हैं, और आपको क्या होगा, मॉडर्न थोड़ा सा ध्यान दे लेना होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या है, एंशिएंट में देखिए यहाँ पे डिटेल सिलेबस में क्या दिया गया है, सोर्सेस ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, भारत इतिहास के स्रोत क्या क्या थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जैनिज्म, बुद्धिज्म ये भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। और राइज ऑफ मगध स्टेट, मगध अंपायर के बारे में थोड़ा बहुत, मौर्य अंपायर के बारे में और गुप्ता अंपायर के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ना होगा, और ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर अगेन आप समझो कि 4 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा इतिहास लेके बैठ नहीं जाना है, आपको स्पेक्ट्रम लेके मत बैठ जाइएगा, आपको बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिप्स इसमें पढ़ना पड़ेगा, आपको यहाँ पे टाइम बचाना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस देखिए क्या है, थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है। अब अगर सिलेबस ब्रॉड है तो आपकी बुद्धिमत्ता क्या होगी कि आप उन टॉपिक को सबसे पहले पढ़ें, सबसे ज्यादा रिवीजन करें, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इसलिए आप क्या करिएगा, उन टॉपिक को अच्छे से करिएगा। मेडिवल इंडिया देखिए, अरब अटैक ऑन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्वेश्चंस देखने को कभी कभार इस पूरे टॉपिक से मिल जाए तो मिल जाए, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। महमूद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गौरी सल्तनत पीरियड, ठीक है, सूफी मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट, मुगल अंपायर, राइज ऑफ मराठास, ठीक है। तो ये सारे वो टॉपिक हैं जो मेडिवल इंडिया के अंदर आते हैं, और बहुत ही इसमें से बेसिक क्वेश्चन 1-2 शायद ही पूछ ले। मॉडर्न में देखिए अराइवल ऑफ यूरोप इन इंडिया, ये भी आप पढ़ सकते हो, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल, ये सारी चीजें, अच्छा ये तो जो भी चीजें हैं ये लगभग आपको क्या होगा, पॉलिटी के हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में मैं कराने वाला हूं वहां पे, ठीक है। तो पॉलिटी की जो क्लास होगी उसमें आप ये मॉडर्न चीजें जो भी होंगी, क्योंकि इस समय तक देखिए 1600 ईस्वी के बाद क्या होता है कि उसके इतिहास को भी आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पॉलिटी के अंदर पढ़ते हो, तो आप वहां से बहुत सारी चीजें इसमें की कवर कर पाओगे, जैसे अराइवल ऑफ यूरोप इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ बंगाल ये भी आप पढ़ लोगे, गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लोगे, ठीक है, रिवोल्ट्स ऑफ 1857 इसका इंपैक्ट क्या था, ये सब कुछ आपको पॉलिटी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में पढ़ना होगा। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये भी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये सारी चीजें आप, ये पॉलिटी का पार्ट हो सकता है, ठीक है, आप उसमें भी इन चीजों को पढ़ सकते हो, तो यहां से भी ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये देखिए क्या है, ओवरलैप कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पॉलिटी के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वहां पे ये चीजें कवर हो जाएंगी, यहां से आपको 2-4 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, तो इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है इकोनॉमिक्स देखिए, तो नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, पॉवर्टी क्या होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स इफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगेन ये बहुत ही बेसिक आएगा, मैं बार बार इस वर्ड को कह रहा हूं क्योंकि आप इस चीज को लेके नहीं बैठना, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, मेडिवल इंडिया को लेके, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री को लेके, मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, ज्योग्राफी को लेके, वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेके आप अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा, बहुत ही सिंपल पढ़ना है, और वो सारी चीजें हम लोग फिल्टर करने के बाद आपको कराने वाले हैं। आगे हम बात करते हैं, तो मैथ और रीजनिंग देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर आप रिकॉर्ड देखो तो मैथ और रीजनिंग से मिला के आपको 35 से 40 क्वेश्चंस मिला था, बीएलएलबी में 35 से 40 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग के देखने को मिले थे, तो इसलिए ये जो भी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है इसको बहुत अच्छे से करना। रीजनिंग के अंदर नंबर सिस्टम अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, नंबर सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करना है, कोडिंग डिकोडिंग करना है आपको अच्छे से, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये लास्ट ईयर मैं पढ़ा रहा था तो खूनी रिश्ता लोग भूलने लगे थे, तो खूनी रिश्ता नहीं है, रक्त से संबंधित है, ऐसे है ना कि मेरे मामा के बुआ के लड़के कौन होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं, ठीक है। एनालॉजी टेस्ट पूछ लिया यहाँ पे, डायरेक्शन टेस्ट हो गया या फिर रैंकिंग हो गया, वाटर इमेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, काउंटिंग पिक्चर्स, डाइस एंड क्लासिफिकेशन, तो ये वो टॉपिक है जहां से मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके, वो ये सभी टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए हैं। और अगेन मैं कह रहा हूं ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिएगा, इस पे आप अपनी अच्छी पकड़ बना के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आसान टॉपिक है तो आसान टॉपिक मैक्सिमम लोग करेंगे, तो आपको ये तो कम से कम अपना मजबूत रखना ही
होगा। मैथ्स की बात करें तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपको परसेंटेज हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो ये वो कुछ मैथ्स के टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से करना हो। जनरली इसमें से ही सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो मैथ और रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो करंट अफेयर की चीजें। अब करंट अफेयर लॉ का है, ठीक है, बीएलएलबी है, तो सीजीआई कौन बना, ठीक है। अभी रिसेंटली में जो 7 जजेस बेंच बैठी थी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी जो, तो वो किस केस में बैठा था, क्या मुद्दा था, ठीक है। अभी जो नया 3 कानून आ गया है इसके बारे में करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में ऐसी चीजें ज्यादा आएंगी जो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है। नेशनल न्यूज में थोड़ी बहुत चीजें आ जाएंगी, इंटरनेशनल न्यूज, ठीक है। गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चंस आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि लॉ के रिलेटेड है ये। तो गवर्नमेंट स्कीम और पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और लास्ट ईयर भी इससे कम से कम 3-4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था, तो वो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। अब सोच के देखो, ये आपको पढ़ना होगा, एटलीस्ट 10-15 पढ़ने होंगे, ठीक है, 10-15 चीजें पढ़नी होंगी जिसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जा रहा है। वही अगर हिस्ट्री की बात करो, इतना आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो दिमाग आप ये लगाइए कि क्या हम पहले पढ़े, तो आपको ये सारी चीजें पहले तैयार रख लेनी है। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड अगेन बहुत कम आता है, थोड़ी बहुत चीजें आती हैं, आप देख लेना। एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, तो बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ना है। आपको ध्यान किस पे देना है, तो ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान देना होगा। सरकारी योजनाएं, राजनीति और शासन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर में न्यूज़ेस चल रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान देना होगा। गवर्नर कोई चेंज हो रहा है, ठीक है, गवर्नर पे कोई केस आने वाला है, या फिर ऐसी चीजें अगर जो हो रही हैं, संविधान बेंच जो बैठ रहा है, संवैधानिक बेंच बैठ रहा है, उन सब, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई ऐसी चीजें आ रही हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अगर कोई ऐसी चीजें आ रही हैं जो बड़ा न्यूज है, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है, या फिर उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। और पॉलिटी, देखिए लॉ के एंट्रेंस एग्जाम में आपको ये तो बहुत अच्छे से करके जाना होगा, क्योंकि लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो वहां पे पॉलिटी का वेटेज देखिए आपको यहाँ पे 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। आपको यहाँ से 35 से 40 क्वेश्चन मिलने वाला है, और ये 35 से 40 क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो अगर आप अच्छे से क्लासेस करते हो, अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व करते हो। ये 35 से 40 क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मॉडर्न इंडिया के अंदर जो भी चीजें थी वो आप यहाँ पे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स के अंदर वहां पे ये डील करता है, ओवरलैप करता है। तो आप यहाँ से भारतीय संविधान सभा में जो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स थी उसमें आप ये चीजें कर लोगे। आगे हम बात करते हैं तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, संविधान के ये देखिए हिंदी में थोड़ा सा गलत हो गया है, ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में करके बता दे रहा हूं, ठीक है। तो यूनियन एंड संघ और उसकी जो टेरिटरी थी इसके बारे में जो आपको बताया गया इसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, ये सारी चीजें पूरा याद है, क्लास में बताऊंगा। सिटीजनशिप हो गया आपका, ठीक है, नागरिकता के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में आपको दिया गया है। डीपीएसपी और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। फंडामेंटल ड्यूटी, आपको मौलिक कर्तव्य क्या है। यूनियन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी संघ विधायिका और कार्यपालिका। स्टेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, राज्य विधायिका और कार्यपालिका। यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी, संघ और राजधानी न्यायपालिका। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन प्रावधान, इलेक्शन चुनाव। तो ये जो टॉपिक है यही आपको पॉलिटी के अंदर अच्छे से करने होंगे। अगर आपने इतने टॉपिक अच्छे से कर लिया, आपके सारे क्वेश्चंस यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो भी टॉपिक है मैंने आप पे बताया, और सबसे ज्यादा अगर इसमें इंपॉर्टेंट है तो आपको फंडामेंटल राइट्स करना होगा, डीपीएसपी करना होगा, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज करनी होगी, और यहाँ पे देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस भी करना होता है, ठीक है, क्योंकि यहां से बार बार क्वेश्चंस रिपीट होता है। आपको ये चीजें कर लेनी होगी, और प्रीएम्बल से भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लेता है। तो पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर जो भी बच्चे तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग सजेशन ये है, आप सबसे पहले तैयार करिए अपनी पॉलिटी, मैथ और रीजनिंग। इस पे बहुत अच्छा कमांड बना लीजिए। इसके बाद ही जो भी मैंने सिलेबस बताया आप उस पे जाइएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए पॉलिटी, मैथ,
रीजनिंग, ये तीनों पे आपको बहुत अच्छे से कमांड बना लेना है। और जितने भी टॉपिक हमने बताया आप सबसे पहले इसको अच्छे से तैयार करेंगे, उसके बाद जो भी मैंने अलग चीजें बताई थी, जो भी अलग अदर सब्जेक्ट से आप उसको करेंगे। लेकिन आपको मैक्सिमम जो टाइम देना है आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स पे देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BLLB देखिए सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स का मतलब यह है कि जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं उनसे इसकी फीस ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो देखिए अब उसमें हम फीस के बारे में अगर देखें तो फीस इसकी क्या है, 27,500 रुपए इसकी क्या है, फीस है पर सेमेस्टर। यानी कि आपको एडमिशन के टाइम में 27,500 रुपए देने होंगे और अगले सेमेस्टर में यानी एक साल में आपकी 55,000 रुपए फीस यहाँ पे लगने वाली है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं तो जो सीट्स है यहाँ पे वो देखिए सीट्स भी लिमिटेड है, 66 सीट्स है यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है 66 सबके लिए है और 6 सीट एक्स्ट्रा है किसके लिए, EWS के लिए, ठीक है, EWS के लिए। तो ये आपको सीट्स है। अब समझिए जहां पे प्रोफेशनल कोर्स है सीट्स भी 60 है और 6 EWS के लिए है, तो वहां पे कंपटीशन अच्छा खासा रहता है। और यही रीजन है कि यहाँ पे कट ऑफ जो होता है वो अदर यूजी कोर्सेज के ज्यादा जाता है, ठीक है। आइए अब हम कट ऑफ के बारे में देखते हैं। तो जो कट ऑफ था ये देखिए जनरल का जो था, अगर आप पहली लिस्ट में अपना नाम चाहते हो, जो भी बच्चे अगर पहली लिस्ट में अपना नाम चाहते हैं तो उनके लिए कम से कम एक सेफ स्कोर मान सकते हो। ये हम वो आपको स्कोर बता रहे हैं, एकदम सेफ स्कोर है जहां पे आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जनरल का जो है अगर आपका 300 के आसपास मार्क्स है तो आप एकदम सेफ स्कोर में हो, आप अपना एडमिशन मान सकते हो। EWS में 280 प्लस आप मान के चलो, OBC के अंदर 280 और SC ST के अंदर 270, ठीक है। ये जो भी स्कोर है ये क्या है, फर्स्ट राउंड का मैंने बताया, ठीक है, फर्स्ट राउंड। अब इसमें क्या होता है 3 राउंड कम से कम होता है, ठीक है, 3 राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे होती है। हर राउंड में आप क्या होगा 10 नंबर डाउन आप मान के चल सकते हो। यानी अगर जनरल से हो आप तो अगर पहले राउंड में अगर आपका 300 मार्क्स आ रहा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। नहीं है अगर मान लीजिए आपका 270 नंबर है, 280 नंबर है, तो दूसरी तीसरी लिस्ट में आपके नाम आने के चांसेस हैं। पर जो एकदम सेफ स्कोर माना जाएगा वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं आइडियल मार्क्स की, आपको अगर इतने स्कोर मार्क्स है तो आप अपना एडमिशन कंफर्म समझ सकते हो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर। आगे हम बात करते हैं तो देखिए अब ये सारी चीजें जो हमने बताया इन सभी का अगर आप तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर BLLB का, क्योंकि सिलेबस भी देखिए 4 वर्ड उन्होंने बताया था और उस 4 वर्ड को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेंड किया, खोल के बताया। अब खोल के बताने के बाद क्या हुआ कि अब आप ये सोच रहे हो कि इतना सिलेबस है हमें फिल्टर कैसे करें। सबसे बड़ी छात्र की समस्या ये है कि हम क्या पढ़ें और क्या न पढ़ें, क्या पढ़ने से हमारा सिलेक्शन होगा और क्या पढ़ने से हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, यही आपको नहीं पता है। तो ये सारे कंफ्यूजन सब कुछ हम वहां पे आपके रिजॉल्व के लिए है। DNS आप सभी के लिए एक बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम की जो फीस है उसके ही उसी के आसपास हमारा क्या है। अब हम आगे बताते हैं कि DNS आपकी कैसे तैयारी कराने वाला है। तो देखिए एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है ये स्टार्ट कराई जा चुकी है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए। घर बैठे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ प्रवेश परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हो, वो भी बहुत ही नॉमिनल फीस के अंदर। कोर्स के जो हमारी फीचर्स है उसमें क्या रहने वाला है, तो लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस रहेंगे। यानी जो भी हमने सिलेबस बताया उसमें पहली चीज तो आपको गाइडेंस और मेंटरशिप ये मिलेगी कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ देना है। हालांकि छोड़िएगा नहीं, सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये चीजें आपको बताना बहुत जरूरी है और वो सब कुछ हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। जो भी सिलेबस है उसको हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कराएंगे लेक्चर्स के फॉर्मेट में, उसके नोट्स भी और उसके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप उस नोट्स को पढ़ लें, उस क्लास नोट्स को पढ़ लें आप, ताकि रिवीजन कर पाए। और ये जो लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो है इसको आप कितनी भी बार देख सकते हो, एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार में नहीं समझ में आया, 3 बार आप देखिए, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो सर टीचर आगे बढ़ जाता है। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ठीक है, लेकिन समझ जाइए आप उस चीज को। आगे बात करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा यहाँ पे। यानी कि जैसे ही एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, जैसे प्रीएम्बल कंप्लीट हो गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट हुआ, आपको तुरंत वहां पे 20 क्वेश्चन
15-20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे आपको क्या होगा प्रैक्टिस के लिए वहां पे दे दिया जाएगा। और उसका जो आंसर होगा, उसका जो डिटेल सॉल्यूशन होगा वो भी हम लोग कराएंगे और आप सभी के मार्क्स हमें मिलते रहेंगे। वो हम आपको मेंटरशिप वहां पे करते रहेंगे, कहां पे कमी है, कैसे आपको करना चाहिए। चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। फुल लेंथ आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेगा। जैसे एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है, आपको यहाँ पे भी क्या होगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और 120 क्वेश्चन वहां पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसी लेवल का पूछा जाएगा जैसा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। ये 5 साल का आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा और ये भी हम आपको डिटेल में वहां पे कराने वाले हैं। स्पेशल गाइडेंस टिल एडमिशन, जो भी गाइडेंस रहेगी, जो भी आपको दिक्कत आएगी, उसमें हम सब लोग आपके साथ रहेंगे और सारी तैयारी में आपके साथ रहेंगे। आपके जो भी यहाँ पे दिक्कत आएगी उन सभी में हम आपके साथ रहेंगे, आपके तैयारी में हम साथ रहने वाले हैं। तो आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होने वाली है। जो हमारी फीस रखी गई है वो 50% ऑफ कर दी गई है, ठीक है, 50% ऑफ कर दिया गया है, ठीक है। तो जस्ट 1000 में आप क्या कर सकते हो, पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो और सिलेक्शन नहीं, फर्स्ट जो राउंड की काउंसलिंग है उसमें आपका नाम आएगा। और लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों का आया भी था, इस साल आप सभी की बारी है, तो वेट ना करें, तैयारी अपनी शुरू कर दें। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो फॉर्म भी भरने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, सीट्स भी बहुत कम है, तो इसलिए क्या होता है कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। और कुछ हमारे यहाँ पे सिलेक्टेड बच्चे हैं जो अभी लॉ के फील्ड में, देखिए अमन है यहाँ पे, ठीक है, आशीष है यहाँ पे, आदिल अयाज है यहाँ पे, ठीक है, संस्कृति यहाँ पे, जो लॉ के बच्चे हैं और लॉ फैकल्टी में भी अपना BLLB कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको कैंपस में मिलेंगे। यहाँ पे भी कुछ बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी लॉ परसुइंग कर रहे हैं, BLLB कर रहे हैं, तो ये भी आपको वहां पे मिलेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे मिलते हैं। और जो भी कंफ्यूजन होगी, जो भी डाउट होगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, वीडियो के नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर होगा, आप वहां पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो और तैयारी अपनी शुरू करिए। जो मेजर टॉपिक मैंने आपको बताया उसको सबसे पहले करिए। और आज के लिए इतना ही, आगे भी हम फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पे लाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। अगर वीडियोज अच्छी लगी हो तो कमेंट भी जरूर करें एंड शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।